हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 28 जनवरी 2019 जो कि प्रथम पाली में पेपर हुआ था। और ये किस चीज़ का पेपर है? तो ये पेपर है आपका यूपी पुलिस, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पेपर आया था। तो ये 28 जनवरी को पूछा गया था। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस पेपर के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन की, किस तरह से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आप लोग को एक आधार मिलेगा कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, दिया है ऑप्शन ए दिया है मुल्क राज आनंद, ऑप्शन बी दिया है एडवर्ड मार्गन फ्रास्टर, एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन सी दिया है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, और ऑप्शन डी दिया है इस्माइल मर्चेंट। तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट ये भी देख लीजिए। तो एडवर्ड मार्गन फ्रास्टर द्वारा कौन क्या लिखे हैं? तो एक ब्रिटिश अंग्रेजी साहित्यकार थे। कौन थे? एडवर्ड मार्गन फ्रास्टर्स एक ब्रिटिश अंग्रेजी साहित्यकार थे। और इन्होंने क्या लिखा था? तो इन्होंने भारत के लिए, ना भारत के संदर्भ में अ पैसेज टू इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी दिया है 8 अप्रैल, ऑप्शन सी दिया है 5 जून, और ऑप्शन डी दिया है 11 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह 5 जून से 16 जून तक चले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित किया गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस में उसी टाइम में सबसे पहले आयोजन किया गया कि 1974 में कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और 5 जून 1974 को प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया गया। अगर आप लोग देखते हैं तो 22 अप्रैल को क्या है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। 8 मई को क्या है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को आप लोग का क्या मनाया जाता है? 21 जून को आपको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेट इंजन का आविष्कार पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए दिया रोजर बेकन। रोजर बेकन ने किसका आविष्कार किया था? रोजर बेकन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। सर फ्रैंक विल्टन ने किसका आविष्कार किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक विल्टन ने किया था। जेम्स वॉट ने किसका आविष्कार किया था? स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। और लुइस एडिसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो देखिए, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी मीडिया है जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है मीडिया की। तो ऑप्शन ए दिया ट्विटर। तो इस पर भी मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फेसबुक पर भी मीडिया से रिलेटेड आ जाती है जितनी भी क्यूरीज आपकी है। ऑप्शन सी दिया वीवो। तो वीवो में भी आ जाता है। लेकिन क्योरा जो है ऑप्शन डी, क्योरा पे क्या आता है? तो क्योरा पे आपका सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। क्योरा पे क्या होता है? इस पे किसी भी प्रश्न को अगर आप पूछते हैं तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और एक अमेरिकी वेबसाइट है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन स्थित है? तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा वन स्थित है? ऑप्शन ए दिया है केरल, ऑप्शन बी दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया है मध्य प्रदेश। तो देखिए, भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहाँ सबसे अधिक वन स्थित है? तो ऑप्शन डी इसका जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर सबसे अधिक वन स्थित है। मध्य प्रदेश के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में वन स्थित है। और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र। तो ये कौन है? तो ये अगर आप लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वन की क्षेत्रफल की दृष्टि से ये रहा क्रम, पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा। तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा बताइए कौन से? तो डॉलर कहाँ की शासकीय मुद्रा है? तो डॉलर आपकी कहाँ की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की है, कनाडा की है, जिम्बाब्वे की है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान की मुद्रा क्या है? डॉलर है। पौंड देखें तो पौंड कहाँ की मुद्रा है? तो सीरिया की मुद्रा है, सूडान की है, मिस्र की है, ब्रिटेन की है, आयरलैंड की है। और फिनलैंड की अगर कह रहा है तो रियाल किसकी मुद्रा है? तो रियाल कतर, यमन, सऊदी अरब, ओमान और ईरान की मुद्रा रियाल है। यूरो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आशा आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा तय करती है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी दिया रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी दिया मेडिसिन रेखा और ऑप्शन डी दिया डुरंड रेखा। तो देखिए जो रेड क्लिफ रेखा है वो किसके किसके बीच की सीमा तय करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा तय करती है। मैकमोहन रेखा किसके बीच की सीमा करेगी तय करती है? तो भारत और चीन के मध्य की जो सीमा है उस मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो फिर आपका मेडिसन रेखा जो है, मेडिसन रेखा क्या करती है? एक मिनट रुक जाइए। हाँ तो देखिए क्या कर दिया। हाँ डुरंड रेखा जो है, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। और भारत और पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ रेखा है जो सीमा तय करती है, यह 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण हेतु खींचा गया था। इसे मैकमोहन रेखा के नाम से इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य की सीमा को तय करती है। फिर डुरंड रेखा अगर आपसे पूछेगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा तय करेगी। यूएसए और कनाडा के बीच के पूछेगा सीमा रेखा का नाम, तो 19वीं समांतर रेखा बोलेंगे। और जर्मनी और फ्रांस की मैगीनाट रेखा। इस तरह से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्योंगयांग प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो पूछ रहा है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग ऑप्शन ए दिया मालदीव, ऑप्शन बी दिया मंगोलिया, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी माले है। फिर आपका दिया है मंगोलिया, तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी है आपका उलान बटोर। क्या है? उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है? तो निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन ए दिया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख भाग है, राज्य है। ऑप्शन बी दिया है मिनेसोटा। मिनेसोटा किसका भाग है? तो मिनेसोटा राज्य भी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख राज्य है। ऑप्शन सी दिया लुइसियाना। लुइसियाना भी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख भाग है, राज्य है। इस तरह से ये भी सही है। तो न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुइसियाना किसका भाग है? संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य है। लेकिन जो ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी अटलांटा, तो अटलांटा किस राज्य का भाग है? अटलांटा देखिए तो न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुइसियाना संयुक्त राज्य अमेरिका की एक राज्य है। लेकिन जो अटलांटा है ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य है। जॉर्जिया, जॉर्जिया की क्या है यार? राजधानी। तो जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक राज्य नहीं बल्कि एक राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो जो लक्षद्वीप के लोग हैं, भारत क्या है? लक्षद्वीप क्या है? तो लक्षद्वीप एक भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। कहाँ है? कवरत्ती है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। मलयालम भाषा के अलावा वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम भाषा के अलावा यहाँ के लोग महल भाषा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बी देखिए महल। महल क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी दिया है बेबामीटर, ऑप्शन सी दिया है यूडोमीटर और ऑप्शन डी दिया है पिक्नोमीटर। द्रव का घनत्व मापने के लिए आपका पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वायु वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। वेब मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मृदा के आंतरिक गुणों का मापन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यूडियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन जानने के लिए यूडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग से पूछ ले हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग भी द्रव घनत्व मापने के लिए करते हैं। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो द्रव घनत्व मापने के लिए, और
पिकोनोमीटर जो है, पिकोनोमीटर पानी की मात्रा और विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। इसलिए द्रव घनत्व अगर पूछ लेगा तो हाइड्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि पिकोनोमीटर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 इसका देख लीजिए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दिया है आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी दिया है वाराणसी और ऑप्शन डी दिया है लखनऊ। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय वर्ष 1996 में डॉक्टर किसके द्वारा? डॉक्टर यू एन राव द्वारा लखनऊ के, कहाँ पर? लखनऊ के विद्या विहार, लखनऊ के विद्या विहार में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य, किसके लिए? तो ये उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ के विद्या विहार में इसका स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर यू.एन. राव के द्वारा 1996 में इसका स्थापना किया गया। आशा आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय ऑप्शन ए दिया बरेली में, ऑप्शन बी दिया प्रयागराज में, ऑप्शन सी दिया नोएडा में और ऑप्शन डी दिया मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस समय लखनऊ में स्थानांतरित हो गया है, लेकिन चूंकि ये 2019 का 7 जून 2019 का पेपर है, तो इस टाइम उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? प्रयागराज में स्थित था। उस समय के लोगों के लिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था, लेकिन अगर अब आप लोगों से पूछा तो इसका आंसर होगा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन ए दिया 2000, ऑप्शन बी दिया 1991, ऑप्शन सी दिया 2016 और ऑप्शन डी दिया है 2011। देखिए उत्तराखंड किस अस्तित्व में आया था, इसका आंसर देखिए, उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। कैसे आया था? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित जो हिमालयी जिला को क्या किया गया? हिमालयी जिला को काटकर भारत का 27वां राज्य बना दिया गया और उसकी राजधानी क्या है? देहरादून है। तो उत्तर प्रदेश के जो उत्तर जिला में जो हिमालयी जिला है, उत्तर में स्थित, उत्तर उसको क्या किया गया? काट कर एक नया राज्य बनाया गया जो कि भारत का 27वां राज्य है। इसी को उत्तराखंड के नाम से जाना गया और इसकी राजधानी है क्या? देहरादून उसकी राजधानी है। जो चारों धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये कहाँ स्थित है? ये चारों तीर्थ स्थल वहीं पर स्थित है। 2000 से 2006 तक इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से जाना गया। उत्तराखंड नाम कब पड़ा? 2007 में इसे उत्तराखंड का नाम पड़ा। उससे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर चारों तीर्थ स्थल स्थित है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। भारत का 27वां राज्य था। उत्तर प्रदेश में उत्तर में स्थित जो भी हिमालयी जिला थे उन्हें काटकर इसे बनाया गया था और 9 नवंबर 2000 को यह अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बरसाना होली के साथ खेली जाती है? तो ऑप्शन ए दिया टमाटर, ऑप्शन बी दिया दूध, ऑप्शन सी दिया पत्थर, ऑप्शन डी दिया डंडे। तो बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? तो बरसाना होली जो है डंडे के साथ खेली जाती है। बरसाना की लठमार होली डंडे के साथ खेली है। जो बरसाना में होली खेली जाती है वो लठमार होली डंडे के साथ खेली जाती है। यहाँ यहाँ की लठमार होली है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो राधा कृष्ण एक सीरियल आता था, उस सीरियल में भी राधा और कृष्ण का लठमार होली दिखाया गया इस सीन को। उससे आप लोग याद रखिएगा कि बरसाना में होता है। और एक कब होता है? तो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बरसाना कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। और कब मनाया जाता है? तो फागुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आयोजित कपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए दिया जैन, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी ईसाई और ऑप्शन डी बौद्ध। तो इस उत्तर प्रदेश में इस आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो काम्पिल मेला जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है और किसके द्वारा? तो जैन समुदाय के से संबंधित मेला है, उन्हीं के द्वारा आयोजित किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिला है, जो उत्तर प्रदेश में एक फर्रुखाबाद जिला है, वहाँ पे एक काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष मेला आयोजित किया जाता है। काम्पिल किसके जो काम्पिल है हिंदू तथा जैन धर्मों से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है।
जैन तथा हिंदू धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। काम्पिल में 14 वर्ष से भी प्राचीन निर्मित एक दिगंबर जैन की, किसकी, दिगंबर जैन की मंदिर है, जहां भगवान बिमलनाथ की प्रतिमा है। किसकी, भगवान बिमलनाथ की प्रतिमा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कथक नृत्य के की एक शास्त्रज्ञ है। ऑप्शन ए दिया सोनल मानसी, ऑप्शन बी दिया मल्लिका साराभाई, ऑप्शन सी दिया पंडित बिरजू महाराज, और ऑप्शन डी दिया है उदय शंकर। तो अगर भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ पूछ ले तो ये कौन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी पंडित बिरजू महाराज क्या है, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ है। और देख लिया, अगर सोनल मानसी के बारे में पूछे तो ये क्या है, तो एक उड़ीसा के भरतनाट्यम है। कौन है, भरतनाट्यम करते हैं, जो कि उड़ीसा की है। फिर आपका ऑप्शन बी दिया मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी के लिए फेमस है, भरतनाट्यम के लिए भी, पंडित बिरजू महाराज कथक के लिए, और उदय शंकर जो है आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता है। इस तरह से हो गया आप लोग का चारों ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, तो ऑप्शन ए दिया शारीरिक परीक्षा। तो यूपी पुलिस की प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण होता है। शैक्षिक योग्यता भी होता है। ऑप्शन सी दिया आयु पात्रता, तो आयु पात्रता भी होनी चाहिए। लेकिन जो भाषा परीक्षण दिया है, भाषा परीक्षण जो है यूपी पुलिस विभाग की चयन के लिए नहीं है, बल्कि एक लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में समाहित है। देखिए क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता परीक्षा और आयु पात्रता जांच लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के एक प्रमुख भाग है। जब यूपी पुलिस का चयन होता है तो ये उसके प्रमुख भाग है। लेकिन अलग से भाषा कोई भाषा नहीं चुनाव किया गया कि आपको ये भाषा आनी चाहिए तभी आप यूपी पुलिस का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए कोई चयन की प्रक्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो दशश्वमेध घोड़ों की बलि किसने दी थी, तो ऑप्शन ए दिया भगवान विष्णु, ऑप्शन बी दिया भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन सी दिया भगवान शिव, और ऑप्शन डी दिया देवी काली। तो दशश्वमेध यज्ञ में 10 घोड़ों की बलि किसने दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान ब्रह्मा ने दशश्वमेध घोड़ों का बलिदान दिया था। और दशश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। तो दशश्वमेध घाट पर वाराणसी के गंगा तट पर बसे 84 घाटों में से एक घाट है। क्या है, दशश्वमेध घाट जो है वो वाराणसी के जो गंगा तट पर जितने भी घाट बते हैं तो 84 घाटों में से एक घाट है। और इसका अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। और अगर पौराणिक कथा मतलब पुरानी जो कथा है उसको सुनते हैं तो भगवान जो ब्रह्मा है इसी घाट पर क्या किए थे, 10 घोड़ों का बलिदान दे दिए थे। और क्या कहा जाता है कि अगर उस घाट पर आप डुबकी लगाते हैं तो 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको उस पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑप्शन ए दिया अशोक चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी कीर्ति चक्र, और ऑप्शन डी वीर चक्र। तो अगर भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार देखा जाए तो परमवीर चक्र है। फिर कौन सा चक्र है, फिर आपका अशोक चक्र है, उसके बाद कीर्ति चक्र है, और उसके बाद वीर चक्र है। तो ये रहा वीर चक्र के बाद हो गया। अब तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1947 में की गई थी। यह सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस, मतलब कि जो भी उन सैनिकों को दिया जाएगा जो शत्रु के सामने अपने साहस के कारण अपने अदम्य वीरता का परिचय देते हैं। और अब तक कितने को दिया गया है, तो अब तक 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। अंतिम बार 3 जुलाई को 1999 में कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। भारतीय वीरता पुरस्कारों की रैंकिंग कैसे है, तो देखिए पहले परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। तो ये रहा आपका पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाइए, सॉरी इसके लिए। हाँ, तो देखिए शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताया जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी को सब कोई जानता होगा, तो शिवाजी महाराज थे
वो कौन थे? तो शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 19 फरवरी को हुआ था। 19 फरवरी 1630 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हो गया? तो 3 अप्रैल 1680 में रायगढ़ में इनका मृत्यु हो गया। इस शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था। और माता जी का नाम जीजाबाई भोसले था। शिवाजी महाराज के कितने बेटे थे? तो शिवाजी महाराज के 2 बेटे और 6 बेटियां थी। बड़ा बेटे का नाम क्या था? संभाजी महाराज था। क्या था? बड़े बेटे का नाम संभाजी महाराज था, जो क्या थे? दूसरे छत्रपति थे। और उनके वास्तविक उत्तराधिकारी थे। और छोटे बेटे का नाम क्या था? तो छोटे बेटे का नाम था राजा राम। क्या था? राजा राम। और वो तीसरे छत्रपति थे। पहले छत्रपति शिवाजी थे, दूसरे छत्रपति उनके बड़े बेटा संभाजी महाराज थे, और तीसरे छत्रपति राजा राम थे। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा के प्रारंभ में एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए दिया पुल्ली पुल्ली कल्ली, ऑप्शन बी राउत नाच, ऑप्शन सी डालू कुनीता, ऑप्शन डी घुमरा। तो उड़ीसा जो है वहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? घुमरा जो है, घुमरा वहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुल्ली कल्ली क्या है? तो देखिए पुल्ली कल्ली जो है केरल राज्य का एक प्राचीन मनोरंजक लोक नृत्य है, जो वहाँ के प्रसिद्ध त्योहार ओणम के अवसर पर किया जाता है। जब केरल में ओणम त्योहार आता है तो वहाँ पे एक मनोरंजक नृत्य किया जाता है। उस मनोरंजक नृत्य का नाम है पुल्ली कल्ली। राउत नाच देखिए क्या है? राउत नाच कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में यादव समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है। कहाँ कब मनाया जाता है? तो दीपावली त्योहार के अवसर पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। दिवाली जब आती है तो छत्तीसगढ़ के राज्य में यादव समुदाय द्वारा यह राउत नाच मनाया जाता है। अब देखिए डालू कुनीता क्या है? डालू कुनीता कहाँ का है? तो कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो नगाड़ों की धुन पे किया जाता है। इसे और एक और नाम से जाना जाता है, तो हलू मथस्य, हलू मथस्त के नाम से भी इसे जाना जाता है। डालू कुनीता को कर्नाटक में मनाया जाता है, नगाड़े की धुन पे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना तक कर दिया गया था? तो वर्ष 2018 का पूछा है। तो देखिए वर्ष 2018 का जो केंद्रीय बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। उस टाइम कौन था वित्त मंत्री? अरुण जेटली जो थे वहाँ के उस टाइम वित्त मंत्री थे। और उनके द्वारा संसद में पेश किया गया था, बजट पेश किया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या था? तो 1.5 लाख से कितने से 5 लाख कर दिया जाए। 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख प्रतिमाह। उपराष्ट्रपति का वेतन 1.10 लाख से बढ़ाकर 4 लाख प्रतिमाह कर दिया गया। इस तरह से इन्होंने अरुण जेटली द्वारा बजट पेश किया गया, जब राष्ट्रपति का जो वेतन है 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 5 लाख हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान में है। तो भारत नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया किस मतलब इसका पूछा है। देखिए पूरे विश्व में जो है विश्व में इंडोनेशिया नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। किस स्थान पे? प्रथम स्थान पे इंडोनेशिया है। इसके अलावा अन्य देश कैसे हैं? इंडोनेशिया के बाद कौन सा देश है? फिलीपींस। कौन सा देश? फिलीपींस है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे स्थान पे क्या है? तीसरे स्थान पे भारत है। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में क्या है? फिलीपींस है। फिर क्या है? इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान है। फिलीपींस और इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत अपने नारियल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। भारत के बाद ब्राजील है, ब्राजील के बाद श्रीलंका है। भारत में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन सबसे करने वाला राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु के बाद कहाँ होगा? तमिलनाडु के बाद केरल राज्य में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन होगा। केरल के बाद कर्नाटक में होता है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें
कितनी महिलाएं शामिल थी? तो ऑप्शन ए दिया है 30, ऑप्शन बी दिया है 20, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 25। अब देखिए जो 24 जनवरी 2050 को हुआ था क्या हुआ था? तो 24 जनवरी 2050 को संविधान सभा की क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी, लास्ट बैठक। ओके, अंतिम बैठक हुई थी जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। संविधान सभा की बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया था। तो संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें 15 महिला सदस्य भी थी। 284 सदस्यों में 15 महिला सदस्य भी थी। सबने मिलकर क्या किया? हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 महिलाओं ने शामिल थी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। तो काकोरी रेलगाड़ी जो लूटपाट की कल्पना थी तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, और किसने उनके साथ मिलकर की थी? तो देखिए काकोरी, पहले काकोरी के बारे में जान लीजिए। तो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की घटना कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कहाँ हुई थी? तो लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पे हुई थी। ट्रेन कौन सा था? तो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन था। कौन सा ट्रेन था? सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन था, जो काकोरी रेल लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इस लूटपाट की योजना किसने किया था? तो इस लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल थे और उनके साथ थे अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां, इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने इस लूटपाट की योजना बनाई थी। इसके चलते क्या हुआ? इसके चलते राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा रोशन सिंह को क्या किया गया? फांसी की सजा सुना दी गई और अन्य 16 क्रांतिकारी को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई। इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बंगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो ऑप्शन ए दिया जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी केरल। तो देखिए बंगरू क्या है? बंगरू राजस्थान राज्य में हाथ की छपाई तथा हथकरघा के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू बगरू जो है प्राकृतिक रंजक और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? प्राकृतिक रंजक और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। और कहाँ स्थित है यह? तो बंगरू जो है राजस्थान के जयपुर जिले के सांगानेर में स्थित एक नगर पालिका है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के कहाँ? तो राजस्थान की जयपुर एक जिला है, जयपुर जिला में सांगानेर में स्थित एक नगर पालिका है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 2018 में नगर आरक्षित अनुपात डैश प्रतिशत है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 7। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसके बारे में देखिए। देखिए CRR, क्या? CRR यानी कि नगद आरक्षित अनुपात, वह अनुपात है, एक ऐसा अनुपात है जिसमें क्या होता है, जो जितनी भी वाणिज्यिक बैंक है अपनी कुल जमा का अनिवार्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है। और CRR की दर बढ़ने पर क्या होता है? CRR की दर बढ़ने पर वाणिज्यिक बैंकों के पास साख सृजन के लिए कम पूंजी शेष रहती है। और जब भारतीय रिजर्व बैंक 2018 में नगद आरक्षित हुआ था, उस समय जो दर थी कितनी थी? 4% थी। अब वर्तमान में कितनी प्रतिशत है? उस समय 4% थी, वर्तमान में कितनी प्रतिशत है? 3% है। अगर इस टाइम पूछना तो 3% याद रखिएगा। चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल 1799 ईस्वी महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए दिया है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी दिया राय बुलर भट्टी, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह और ऑप्शन डी रानी पद्मिनी। हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हवा महल राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था।
सवाई प्रताप सिंह ने कब बनवाया था, कैसे बनवाया था? तो ये लाल और बलुआ पत्थरों से बनवाया हवा महल, जो राजपूताना कलाकृति का एक अद्भुत नमूना है। इसका डिजाइन किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका डिजाइन उस्ताद लालचंद द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो क्या कह रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो देखिए ऑप्शन ए दिया स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी मैक्सिको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पुर्तगाल के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और अगर वर्तमान इस समय की बात करें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ 9वें सचिव कौन थे? एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी संगठन के सदस्य रह चुके हैं। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुर्तगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भारत और डैश के बीच खेला गया एक T20 मैच था। तो किसके किसके बीच में खेला गया था? तो ऑप्शन ए दिया है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन दिया है श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज। उद्घाटन के समय लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच क्रिकेट भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया T20 मैच था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में जान जाइए। जो इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है लखनऊ के एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है? एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो लखनऊ में स्थित है। इसकी क्षमता क्या है? इसकी में 50,000 दर्शकों की क्षमता है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन 2017 में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर पहला जो मैच हुआ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, वो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ, जो कि एक T20 मैच था। नवंबर 2018 में इस स्टेडियम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया। और इस स्टेडियम का अब नाम क्या है? तो इस स्टेडियम का अब नाम है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। याद रखिएगा कि इस स्टेडियम का नाम अब क्या है? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन ए दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मलेशिया। तो देखिए 2022 एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन के द्वारा। और चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो 19वां जो मैच हुआ था एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ? 2022 में हांगकांग चीन में हुआ था। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता तथा कोलंबंग शहर में हो चुका है। कहाँ हुआ था? तो कोलंबंग शहर में हो चुका है। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें कुल 45 देश ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 45 देशों ने भाग लिया था। पहला स्थान इसका किस में था? तो पहला स्थान चीन ने प्राप्त किया था, 289 पदक के साथ था। भारत का कितना पदक लिया था? तो भारत का 69 पदक के साथ अंक तालिका में उसका 8वां स्थान रहा। भारत का 8वां स्थान रहा। और भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक बजरंग पुनिया ने। किसके? बजरंग पुनिया ने जीता था। और 2026 में 20वें एशियाई खेल का आयोजन जापान के नगोया नगर में होगा। आप लोग याद रखिएगा जब 2026 आएगा तो 20वां एशियाई मैच होगा और उसका आयोजन जापान के नगोया नगर में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब एक प्रश्न पूछा गया था तो उस समय जनरल बिपिन रावत CROS थे। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? बिपिन रावत करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इस साल पूछेगा तो आप लोग क्या लगाएंगे? इस साल लगाएंगे मनोज मुकुंद नरवरे इस पद के कार्यरत है। लगाएंगे आप लोग मनोज मुकुंद नरवरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2018 में 33वां
आशियाना शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मलेशिया में। तो नवंबर 2018 में कहाँ इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था, आपका ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड में, सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो किस तत्व की सबसे छोटी होती है जो इसमें दिया है ऑप्शन में, उसके हिसाब से बताइएगा। ऑप्शन ए दिया ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी कैल्शियम। तो सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है दिए गए ऑप्शन से? तो क्लोरीन की सबसे छोटी त्रिज्या होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन के बाद ब्रोमीन की होती है, ब्रोमीन के बाद सोडियम की होती है और सोडियम के बाद कैल्शियम की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CH3COO CH2CH3 किसका सूत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, एथिल एथेनोट का ये सूत्र है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ऑप्शन ए दिया यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी तिल्ली और ऑप्शन डी पित्ताशय। तो अगर इंसुलिन कौन सा अंग पैदा करता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन आपका ऑप्शन बी अग्नाशय पैदा करता है। मानव शरीर में जो इंसुलिन है अग्नाशय एक जो लैंगरहैंस दीपिकाओं की जो बीटा कोशिका द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस दीपिकाएं स्थित होती हैं जिनमें जो बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो मानव शरीर के रुधिर में शर्करा को नियंत्रण करता है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति में क्या होता है? डायबिटीज यानी मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है जो भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव की अवस्था में रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिया है पारा, ऑप्शन बी दिया ब्रोमीन, ऑप्शन सी दिया क्लोरीन और ऑप्शन डी दिया है हीलियम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्यात्मक अभियोगिता से रिलेटेड क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।